हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है। इस बात को लेके, इस टॉपिक को लेके यूट्यूब में देखेंगे आप, जगह देखेंगे तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो आपको एक सटीक जानकारी नहीं हो पाती है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जो कि किसके द्वारा जारी कराई गई है ये जानकारी। तो यहाँ पर ये जानकारी जो है वो बिल्कुल कंफर्म है, वो किसके द्वारा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाते हैं। यूजीसी यूजीसी के द्वारा ये जो है ड्राफ्ट आया है, जिसमें बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या होता है और क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। देखिए, जब हम एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, चाहे हम जो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, तो चाहे आप अगर नए हैं या फिर आप इसमें इस फील्ड में काफी पुराने हैं, तो आपका कभी ना कभी इस दौर से जरूर पाला पड़ेगा, आपको इस दौर से जरूर गुजरना पड़ेगा। तो आपको बाद में ये चीजें फिर से ढूंढनी पड़ेंगी कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होता है, क्या एपीआई है यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट तरीके से बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उनको उठा के मैंने यहाँ पे अपने रखा है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, एक हम सभी क्या है नॉर्मली ये बोलते हैं कि हम एनटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हम प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनने के लिए। वो बोलने में आम बोलचाल की भाषा में ऐसा होता है, लेकिन सबसे पहले इसमें 3 स्टेप होते हैं सीनियर प्रोफेसर बनने के लिए। जो एक शब्द है ना जो प्रचलन में है, प्रोफेसर की तैयारी, प्रोफेसर बनने हैं, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। जो सबसे पहले हम यूजीसी नेट का एग्जाम निकालते हैं, तो हम सबसे पहले एलिजिबल होते हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय यूजीसी। यूजीसी के द्वारा दिया गया है कि कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए किसके लिए, टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे सहायक आचार्य भी कहते हैं, डिग्री कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पता होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जब आपका रिसर्च रिसर्च के फील्ड में काफी ज्यादा काम होता है, आपने अपने जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक जो स्पेशलाइजेशन है आपका पीएचडी में, उसमें आपने जब बहुत ज्यादा काम किया है, तो उस काम को आपको कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस कैसा है, इन सभी के बेसिस पे आपको फिर प्रमोट कर दिया जाता है एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप और ज्यादा अपने रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, साथ ही साथ आपने पीएचडी जो कैंडिडेट हैं उनको गाइड किया हुआ है, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है अपने स्पेसिफिक फील्ड में, तब जाके आपको उसमें काफी मेहनत करनी होती है, आपकी कई सारी बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उन सभी के लिए। तब जाके आप क्या करते हैं, तब जाके आप सीनियर प्रोफेसर, जो प्रोफेसर एक शब्द इस्तेमाल होता है, तब आपके बन पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, नेट का वेटेज कितना है, पीएचडी का वेटेज कितना है, क्या नेट का वेटेज जो है वो अब खत्म हो चुका है। कई लोग ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अब नेट का वेटेज जो है बिल्कुल नहीं है, नेट को करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज आपका सारे जो भ्रम है इस वीडियो में सारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल साइंटिफिक, बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे हम, जो कि यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ शेयर इतना करें कि सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी गेन हो सके। ठीक है। इसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं, साथ देंगे जरूर, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं, आपके लिए और ज्यादा मैं मोटिवेशन से काम कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर मैंने जो ये गाइडलाइन दी गई है, ये कहाँ से मैंने ली है, तो इनके गाइडलाइन को जो मैंने लिया है, मैं आपको इसका सोर्स जो मैं बताऊं, तो ये है सोर्स। ठीक है। ये क्या सोर्स है, तो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सोर्स यहाँ पे लिया गया है, भारत का जो राजपत्र है ये, यानी कि भारत जो है जो कोई भी अगर स्पेसिफिक जो कोई भी अगर संस्था जैसे यूजीसी है, तो अगर वो कोई भी गाइडलाइन जारी करेगी तो अपना वो अलग से एक नोटिस जारी करते हैं, जिसको भारत का राजपत्र या गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब ये कब आया था, तो यहाँ पे आप इसकी डेट देख सकते हैं। ये कब आया था, बुधवार को, जुलाई 2018 में, 18 जुलाई को 2018 में ये गाइडलाइन आई थी, जिसमें हर एक चीज डिटेल में समझाई गई है।
मैं इसको नीचे लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों में दी गई। कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर सीनियर मोस्ट जो प्रोफेसर होते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ इसमें दी हुई है। इनके वेतन भत्ते के इसमें सारी जानकारी दी हुई है और साथ ही साथ जो हमको लीव मिलती है, छुट्टियाँ मिलती हैं, उनकी जानकारी इसमें दी गई है। प्रिंसिपल की जानकारी भी दी है, साथ ही साथ वाइस चांसलर के लिए क्या-क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं, वो सारी जानकारी आपको इसमें बहुत ही डिटेल में अच्छे से क्लियर कट तरीके से इसमें आपको मिल जाएगी। जो भी यूट्यूबर इसमें वीडियो बनाते हैं, वो सारे इसी में से चीज़ें उठा के आपको बताते हैं। आपको परेशान होने की टेंशन नहीं है, इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम क्योंकि इसे सिम्प्लीफाई करके मैंने अलग से बनाया, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबिलिटी, तो प्रोफ़ेसर अलग है। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी अलग है और हम जो आज सीखने वाले हैं क्योंकि हम एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी हमें प्रदान करता है, तो इसलिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती, ना कि आपको किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडहॉक बेस पे करना है काम, ना ही जो है हम करते नहीं संविदा पे एडहॉक बेस पे, तो उस बेस पे नहीं है। ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट आप जो है गवर्नमेंट पदवी इसमें पाते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे आर्ट्स के लिए कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंसेज, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रिक्रूट होने का थोड़ा सा अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको आप समझना कैसे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पे चलाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर चीज अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 50% 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 55% अंकों के साथ आपका एमए क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एमए क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ये मस्ट है, बिल्कुल इसको आप गाँठ बाँध लीजिए इस बात को कि आपके पास मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पीएचडी है या नहीं है, ठीक है? मिनिमम तो क्या रहेगा, वो नेट है, लेकिन पीएचडी भी आपको करनी है, उसका क्राइटेरिया भी मैं आपको समझाऊँगा, पीएचडी करनी है। लेकिन पीएचडी अगर आपने की है, पीएचडी आपकी कंप्लीट है और नेट अगर आपका नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? अगर आपने पीएचडी की है और आपका नेट नहीं है, तो आप इसके एलिजिबल नहीं है। नेट तो क्या है, वो मिनिमम है। किन लोगों के लिए नेट में छूट है कि वो नेट ना भी करें तो उनको छूट मिल जाएगी, तो उसको भी बताऊँगा। देखिए मास्टर्स आपके 55% अंक के साथ होने चाहिए। दूसरा, यूजीसी के द्वारा जो नेट कंडक्ट कराया जाता है और साथ ही साथ जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए सीएसआईआर नेट जो कंडक्ट कराया जाता है, या फिर आपने अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो ये तो क्या रहने वाले हैं, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी रहने वाले हैं, मिनिमम योग्यता ये ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे लेकिन वाली क्या बात है, लेकिन अगर आपने पीएचडी डिग्री की है कब से? 2009 से पहले, 2009 तक अगर आपने पीएचडी की है और 2009 के बाद इस रूल में जो रेगुलेशन है 2009 का, उसमें 2016 तक और उससे आगे-आगे भी जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके आधार पे क्या है, उन ऐसे कैंडिडेट्स को छूट दी जाएगी किसमें? नेट में, सेट में और जो स्लेट का एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इनमें आपको exempted रखा जाएगा। कौन लोग? ऐसे कैंडिडेट जो 2009 से पहले अपनी पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है? या फिर वो 2009 से पहले क्या है, एनरोल हो चुके हैं और बाद-बाद में इस रेगुलेशन में जो-जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो उन लोगों को नेट में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। अदरवाइज़ बाकी सबको नेट तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको नेट ज़रूर करना है। लेकिन केवल नेट बनने से क्या आपका काम बन जाएगा? तो जवाब है नहीं, आपका बिल्कुल नेट करने से बिल्कुल आपका काम नहीं बनने वाला है। वो क्यों? वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब हम एपीआई स्कोर की डिस्कशन करेंगे। एपीआई स्कोर क्या होता है, उसको अभी हम जानेंगे, ठीक है? इसके बाद अब जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो 2009 के से पहले वाले हैं, उनके लिए भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि उनको ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, तभी जाके आपको जो पीएचडी वर्क है आपका, पीएचडी वर्क के बेसिस पे आपको क्या है, नेट में एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा। यानी कि नेट आपका अगर ना हुआ तो भी आपको
आप एलिजिबल होंगे। मैं इसको थोड़ा-सा नीचे करके यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर कट तरीके से दिखे, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको क्या है बिल्कुल पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। तो पीएचडी जो करे हुए हैं, केवल पीएचडी के बेसिस पे है, तो आपकी जो पीएचडी है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है? और जो पीएचडी धारक हैं, जो पीएचडी कैंडिडेट हैं, वो इन फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए, तभी जाके आपको नेट में एग्जम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है? क्या? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपकी जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ पीएचडी जो है वो 2 तरीके से होती है, एक होती है रेगुलर मोड में, एक होती है पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी का क्या मतलब है? पार्ट टाइम पीएचडी का मतलब है कि अगर आप पढ़ा भी रहे हैं किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ आपकी पीएचडी भी चल रही है, तो वो हो गई पार्ट टाइम पीएचडी। लेकिन जब फुल टाइम पीएचडी करते हैं या फिर रेगुलर मोड में आप पीएचडी करते हैं, तो उसमें आप कहीं पढ़ा नहीं सकते। आपको फुल टाइम पीएचडी करनी होगी, वो एज़ आपका प्रोफेशन होगा, ठीक है? आपको फुल टाइम पीएचडी करनी होगी, फुल टाइम रिसर्च करनी होगी। तो आपको ये पीएचडी के बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तभी होगा जब आपकी जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड में होगी। और पीएचडी के दौरान आपकी जो थीसिस है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा क्या है इवैल्यूएट की गई होनी चाहिए, तभी जाके आपको एग्जम्प्टेड कैटेगरी में रखेगा। नंबर सी पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपने जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट पीएचडी का जो वाइवा वॉक होता है वो कंडक्ट किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो पेपर है, ठीक है? कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर। आपको अपनी पीएचडी के दौरान कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश कराने होंगे, और जिनमें से एक जो रिसर्च पेपर है, एक रिसर्च पेपर कम से कम वो किसी जर्नल में आपको पब्लिश करवाना होगा, जो कि जर्नल की लिस्ट किसने यूजीसी ने निकाली है। उन यूजीसी की लिस्ट को आप डाउनलोड करें यूजीसी की वेबसाइट से, और उन्हीं जर्नल में आपको अपना जो रिसर्च पेपर है कम से कम एक आपको पब्लिश कराना होगा। अगर आपके सामने मान लीजिए एक से किसी ने 2 कराए हैं, किसी ने 3 कराए हैं, तो उसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है, मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम तो आपके सामने कितने, अगर उसका किसी व्यक्ति का, किसी कैंडिडेट का अगर वर्क आपके सामने किसी का ज्यादा है, तो उसी को जाहिर सी बात है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। एक चीज़ हाँ और बता दूँ आपको, ये जो पूरी क्राइटेरिया है, ये केवल आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया है। सिलेक्शन में आपका इसकी कोई भागीदारी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आप इन चीज़ों को फुलफिल करते होंगे। ये जो आप फॉलोइंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जब आप इनको फुलफिल करोगे, ठीक है? तभी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका सिलेक्शन होना है या रिजेक्शन होना है वो किसके बेसिस पे होगा? आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पे आपका जो सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ तो आपको अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो देखो, सी पॉइंट क्या है? सॉरी, डी भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद है ई पॉइंट क्या है? ई पॉइंट क्या है? द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर। आपके जो पेपर आपने लिखे हुए हैं, तो रिसर्च पेपर, उनमें से कम जो 2 पेपर हैं, आपने पीएचडी के दौरान लिखे होंगे, कम से कम 2 पेपर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर और एनी सिमिलर एजेंसी, वहां पर आपको प्रेजेंट करना होगा अपने 2 रिसर्च पेपर को। और ये कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और ये बाकी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हम रिसर्च एप्टीट्यूड में डिस्कस करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस भी चल रही है, तो जल्द ही ये सारी चीजों को, सारी टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या इन सब बातों का मतलब होता है, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या? द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन। जब आप ये कंडीशंस को पूरा कर लेंगे, ठीक है, इन सभी कंडीशन को पूरा करने के बाद इज टू बी सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमी अफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। आपको अपने जो इन सभी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपको सर्टिफाइड कराना होगा किसी रजिस्ट्रार से, किसी डीन से यूनिवर्सिटी के, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है कि ऐसे जो भी सब्जेक्ट होंगे जिनका जो भी मास्टर्स में कराए जाते हैं, ऐसे कोई से भी जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में अगर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या फिर सेट स्लेट नहीं होता है, तो उनके लिए ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको नेट जेआरएफ करना होगा, नेट करना होगा या सेट करना होगा। उनके लिए इसमें छूट है वैसे ही, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट नहीं करवाया जाता है, इसलिए उनको छूट है। लेकिन जिनको जो 2009 से बाद के हैं कैंडिडेट, उनको नेट तो कम से कम निकालना ही है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी, कम से कम योग्यता है। और दूसरा
मास्टर्स में उनके 55% कम से कम अंक होने चाहिए। अगर आपके सामने इससे ज्यादा वाला कैंडिडेट होगा तो जाहिर सी बात है उसी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पे और चीजें हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बात रह गई ये, ठीक है, इस तरीके से आप क्या है शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है, अगर इसके दूसरा अगर हम देखें दूसरा पहलू क्या है, यहाँ पे पॉइंट बी क्या है, इन सभी के नेट के अलावा और पीएचडी 2009 से पहले के अलावा, इन दोनों के अलावा अगर आपका तीसरा क्राइटेरिया क्या है, तीसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर आपने पीएचडी वर्क अपना अपना जो पीएचडी डिग्री है वो पीएचडी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी में से भी जो टॉप वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी है, यानी कि टॉप के 1 से लेकर टॉप 500 तक, इस बीच में से इस नंबर में से अगर आपने किसी एक यूनिवर्सिटी को चुना, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को, और उनमें से अगर आपने पीएचडी किया है तो तभी जाके आपको नेट में छूट मिल सकती है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2009 से पहले की है, 2009 के बाद की है, या फिर अभी की है, ठीक है। बस क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ ही साथ जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, सॉरी 500 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 500 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, फॉरेन की, उनमें से आपने अगर पीएचडी की है तो आपके लिए नेट एग्जेम्प्टेड होगा, सेट एग्जेम्प्टेड होगा। इस बात को ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है, तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखो जरा, बहुत ध्यान से समझना इसे। क्या है, ये जो एकेडमिक स्कोर है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, एक और चीज बताई गई है। क्या चीज बताई गई है, अब इसके अलावा हमने क्या है, आपने सुना होगा कि बीए के इतने मार्क्स मिलते हैं आपको, पीएचडी करोगे तो उसके आपका एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है, कि हर चीज का आपको एक इंडेक्स बनता है, फिर लास्ट में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि आपका कितना मार्क्स बना है। तो ये सारी चीजें भी नीचे दी गई हैं टेबल 3A में, अपेंडिक्स 2 में, और टेबल 3A में दी गई है वो यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, थोड़े अलग तरीके से वहाँ पे मार्क्स का इवेल्युएशन होता है, और जो कॉलेज का लिए है, कॉलेज के लिए मार्क्स का जो ठीक है कंसिडर किया था वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि ये जो सारी चीजें आपको क्राइटेरिया भी बताया गया है कि नेट का और पीएचडी का और फॉरेन जो पीएचडी का जो क्राइटेरिया बताया गया है, ये केवल किसके लिए है, यहाँ पे आप नजर दौड़ाओ, कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली। इसका मतलब है कि आपको केवल इस बेसिस पे ही, इन सभी बेसिस पे ही, अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तभी जाके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, वरना अदरवाइज आपको इंटरव्यू में ही नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तब जाके हमको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और जब आपको इंटरव्यू में बुला लेंगे उसके बाद क्या होगा, एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, और जो आपका सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्शन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, तो वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू का जो वेटेज हो जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने एपीआई स्कोर में मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत तो जाहिर सी बात है करनी है। क्यों, अगर आपको एपीआई स्कोर ही अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया जाएगा, चाहे आप इंटरव्यू में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा तो आपको इस सारी परफॉर्मेंस का क्या फायदा। तो इसलिए आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है आपका, एपीआई स्कोर है, उस पर आपको खूब कड़ी मेहनत करनी है। वो कैसे, कि आपको क्या है ये एपीआई स्कोर, तो इसको अभी हम समझ सकते हैं टेबल के माध्यम से, ठीक है। ये रहा आपके सामने एपीआई स्कोर का चार्ट, ठीक है। अब ये जो क्राइटेरिया है ये किसके लिए है, ये शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए है, इंटरव्यू के लिए, जो कि कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जो कि अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे लिखा है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। तो ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पे आपको नंबर अलॉट किए जाते हैं, उन्हीं नंबर्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में कॉल आता है, इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके 80% और या फिर उससे 80% से ऊपर है तो नंबर, तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, इतना आप समझ लें। अगर आपके 80% या फिर उससे ऊपर जितने भी हैं तो आपको 15 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। या फिर अगर आपके 60% से और 80% के बीच में, 60 से ज्यादा और 80 के बीच में, ठीक है, इनके अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको कितने 13 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपके ग्रेजुएशन में 55 से 60% के बीच में, 55% से 60% के बीच में है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर 45 से 55% के बीच में आपके ग्रेजुएशन में नंबर है तो आपको 5 अंक यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई ग्रेजुएशन की बात। इसका मतलब क्या है कि आपको मिनिमम जो है आपके ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पे नंबर्स, मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, ना कि आपके हाई स्कूल मैट्रिक्स और जो इंटरमीडिएट है को कंसिडर किया जाने वाला है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मार्क्स में थोड़ा सा अंतर है।
अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीजी में, मास्टर्स में 80% से ज्यादा है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, और 60% से 80% के बीच में है तो आपको 23 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 से 50% के बीच में है, ठीक है, 55 से 50% के बीच में है, और यहाँ पे 55 से 50% के बीच वाला जो है 55 से 60% है, पहले आप इसको समझो। 55 से 60% के बीच में तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एस सी एस सी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके 55 से 50% के बीच में होने चाहिए, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने एमफिल किया है तो एमफिल के अगर एमफिल में भी अगर आपके 60% अंक हैं, 60% या उससे अंक हैं ऊपर हैं, तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। और एमफिल में अगर आपके 55% और 60% के बीच में है तो आपको 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। पीएचडी का वेटेज यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना ज्यादा है, 30 नंबर का वेटेज यहाँ पे पीएचडी को दिया गया है। और अगर हम नेट विद जेआरएफ को देखें तो 7 नंबर, और केवल नेट अगर आपका है तो उसके 5 नंबर, और स्लेट या सेट किया है तो उसके केवल 3 नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन सामने निकल के आता है कि अगर आपने पीएचडी की है और साथ ही साथ अगर आप या फिर आपने नेट किया है, अगर आपने केवल पीएचडी की है, केवल नेट किया है, तो अगर केवल नेट वाला व्यक्ति है, केवल नेट वाला व्यक्ति है तो उसको केवल 5 नंबर मिलने वाला है, और अगर उसने जेआरएफ भी किया है तो उसको केवल 7 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आपने पीएचडी की है तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज है, आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे पीएचडी के लिए अगर आपने नेट नहीं किया है 2009 के बाद। 2009 से किया है पहले तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, आपको नेट के चाहे कम वेटेज यहाँ पे है, कम मार्क्स दिए गए, लेकिन आपको करना ही करना है। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट आता है, ठीक है, आपके अपोनेंट ऐसा कैंडिडेट आता है जो कि नेट जेआरएफ भी किया है और साथ ही साथ उसको पीएचडी भी उसने किया है और साथ ही साथ उसको एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का, तो क्या किसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है जो जिसके एपीआई स्कोर ज्यादा बन रहा है, जिसके पीएचडी पीएचडी डिग्री उसके पास है, नेट जेआरएफ है और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, नेट जेआरएफ है, लेकिन जो है आप बिना पीएचडी के आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। जाहिर सी बात है, आपके सामने दिख रहा है आपको इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब रिसर्च पब्लिकेशन जो है, रिसर्च पब्लिकेशन आपके जो एक पेपर है रिसर्च पेपर को, एक पेपर को आपके 2 नंबर मिलेंगे और कम मैक्सिमम आपको 10 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने अगर 6-7 पेपर पब्लिश करा दिए तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 5 पब्लिक रिसर्च पेपर होंगे, वो आपने पब्लिश कराएंगे, उनके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 साल का, आपको दो मार्क्स मिलेगा, तो और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 5 साल का आपको मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपको 5 साल अगर आपने पढ़ा है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसी के अलावा अगर आपने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड किया है, नेशनल और इंटरनेशनल किसी भी प्रकार का आपके पास अवार्ड है तो आपको उसका 3 मार्क्स मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आपके पास स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो आपको उसके 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है भैया। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद और क्या है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि जैसा अभी आपने यहाँ पे देखा था कि एमफिल और पीएचडी के मार्क्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने एमफिल भी की है और पीएचडी भी की है तो 7 और 30 37 ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको। इसका क्या मतलब है, अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों की है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यूनिवर्सिटी के मामले में 30 मिलेगा केवल। और यही अगर आप में जेआरएफ और नेट की बात करें तो नेट के हैं 5 नंबर, जेआरएफ के साथ हैं 7 नंबर, तो 7 5 क्या 12 हो गए? नहीं, आपको मैक्सिमम मार्क्स केवल 7 मिलेंगे, उन दोनों को कंबाइन करके नहीं मिलेंगे। और अगर आपने इंटरनेशनल और नेशनल और स्टेट लेवल का सभी आपके पास अवार्ड है तो क्या आपको 3 और 2 5 मार्क्स मिल जाएंगे? तो ऐसा होगा नहीं, आपको मैक्सिमम मार्क्स केवल 3 मिलेंगे, ठीक है। इस आधार पर आपका स्कोर रहने वाला है। तो इसी के बाद आपका एकेडमिक स्कोर कितना बनेगा, तो एकेडमिक स्कोर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को मिला के आपका 80 होना चाहिए, 80 मैक्सिमम होता है, और रिसर्च पब्लिकेशन में आपका 10 मैक्सिमम होता है, और टीचिंग एक्सपीरियंस में आपका 10 मैक्सिमम होता है। टोटल जो आपका एपीआई स्कोर बनता है वो कितना है, 100 यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये तो हो गई यूनिवर्सिटी लेवल की बात कि यूनिवर्सिटी में अगर आपको क्या है शॉर्ट लिस्ट होना है किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर हम कॉलेज की बात करें वहीं, तो क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज, कॉलेज में जो बाकी नेट जेआरएफ नेट की और जो पीएचडी की जो रिक्वायरमेंट थी एलिजिबिलिटी वो तो सेम है, बस यहाँ पे जो मार्क्स है इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कैसे? यहाँ कॉलेज में अगर आपको शॉर्ट लिस्ट होना है तो ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। वही अगर 60 से 80% के बीच में तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे।
और 55 से 60 के बीच में आपके नंबर है, 55-60% के बीच में, तो आपको 16%, वहीं 45 से 55 के बीच में आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है? इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो 80 या 80% से ऊपर है तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएँगे। वहीं अगर 60 से 80% के बीच में है तो आपको 23 मार्क्स, और 55 से 60% के बीच में जो कि जनरल कैटेगरी है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और 50 से प्रतिशत के बीच में एससी, एसटी, ओबीसी में आपको भी 20 मार्क्स मिलेंगे। एमफिल की अगर हम बात करें कॉलेज के सिलेक्शन के लिए, तो आपको शॉर्ट लिस्ट होने के लिए सॉरी, तो आपको 60% में एमफिल के में मार्क्स होंगे अगर, तो आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर 55 से 60% के बीच में तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएँगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीएचडी की, तो कॉलेज लेवल के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको पीएचडी में 25 मार्क्स दिए जाएँगे। नेट विद जेआरएफ है तो 10 मार्क्स, केवल नेट है तो 8 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको कॉलेज के लिए नेट का जो वेटेज है थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आया होगा। स्लेट या सेट आपने किया है तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और रिसर्च पेपर अगर आपकी पब्लिश है तो उसके आपको मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 6 मिलने वाले हैं, ईच के 2 होंगे, यानी कि 3 रिसर्च पेपर आपके कंसिडर किए जाएँगे। और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका वो 10 मार्क्स का आपको रहने वाला है, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका कंसिडर किया जाएगा। ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अगर आपके पास अवार्ड हैं तो आपके 3 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। स्टेट लेवल का है तो आपके वो 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएँगे, और इसका भी वही क्राइटेरिया है कि एमफिल प्लस पीएचडी के मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं, तो 25, और नेट विद जेआरएफ सेट अगर कुछ भी तीनों हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स तब भी 10 मिलेंगे। और अवार्ड है आपके पास अगर नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 3 रहने वाले हैं। और एकेडमिक स्कोर यहाँ पे कॉलेजेस में आपका मैक्सिमम कितना रहेगा, 84 मार्क्स। रिसर्च पब्लिकेशन का आपका मैक्सिमम स्कोर रहने वाला है 6, और टीचिंग एक्सपीरियंस का रहने वाला है टोटल जो है वो 10। टोटल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स हो जाते हैं आपके एपीआई स्कोर के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कॉलेज में, ठीक है? आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपको जानने को यहाँ से मिला होगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको चीज़ें सही समझ में आई हैं, तो आप मुझे प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें, ठीक है? लाइट चली गई है, ठीक है? तो इस तरीके के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये चीज़ें हैं जो हमारा कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, तो यहाँ आप इसे जॉइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।